नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं विलियन के चैप्टर में एक अगला टॉपिक से बच गया था, परासरण। आज परासरण के बारे में हम बताने जा रहे हैं। परासरण क्या है, परासरण दाब क्या होता है और परासरण के नियम क्या होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परासरण क्या होता है। तो देखिए, परासरण का मतलब ये होता है कि जब कोई विलियन है, मान लीजिए कोई 2 विलियन है, उसमें से जो विलायक के अणु हैं वो अगर अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित करें, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु प्रवाहित करें, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। ठीक है, यहाँ परासरण की परिभाषा लिख के दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाह की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिए कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो अब यहाँ आप समझिए क्या हम कह रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 विलयन है। क्या है? 2 विलयन है। ठीक है, हम यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर पात्र है, ये मान लीजिए यहाँ पर एक पात्र है हमारे पास, ये, और इस पात्र में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली, हमने क्या किया, अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ फिट कर दिया। ठीक है, हमने अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर लगा दिए हैं और यहाँ पर 2 विलयन है, यहाँ पर 2 विलयन है। ठीक है, 1 2, ये आपका हम विलयन दर्शा रहे हैं। ये इधर भी एक विलयन है आपका, इसको हम नीले से दर्शा रहे हैं। ये इसको हम कम कर दे रहे हैं, आपको दिखाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 विलयनों को हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली में से अलग कर रखा है। अब होगा क्या, अगर सांद्रता इसकी ज़्यादा है, अगर सांद्रता मान लीजिए इसकी C1 है, इसकी C2 है और C1 इज लेस देन C2,
अगर विलायक जो ये C1 जो विलयन C2 है, इसकी सांद्रता C1 से ज़्यादा है। अगर जो विलायक C2 है, ये वाला C2 और यहाँ C1 है, ये मानो आपका विलयन A है, ये विलयन B है। B की सांद्रता C2 है, A की सांद्रता C1। अगर B की जो सांद्रता है अर्थात C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी विलयन A की सांद्रता से ज़्यादा है, तो इसमें जो भी विलायक होंगे, जो भी विलायक के अणु होंगे, वो विलायक के अणु इधर से इधर की ओर प्रवाहित होकर के इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन B में आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया हो रही है अर्थात यहाँ से विलायक के अणु, ध्यान रखिए कि विलेय के अणु नहीं क्रॉस करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, केवल विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से पार करके इस विलयन B में आ रहे हैं, और विलयन B की सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ विलयन A की सांद्रता कम है। तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि यदि विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, तो ये प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ये हो गया परासरण। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं, किंतु विलेय के अणु नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती, इसको भी आप लिख सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या होता है? एक ऐसी झिल्ली होती है, एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से होकर विलायक के अणु प्रवाहित हो जाते हैं, किंतु विलेय के अणु नहीं पार कर पाते, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ये ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या हो गई? ये हो गई। आपको स्पष्ट हो गया क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली? इसमें विलायक के अणु इसमें से तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन आपके जो विलेय होते हैं उनके अणु आर पार नहीं जा सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहते हैं इनको, उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल के रूप में आप बहुत से देख सकते हैं। जितने भी जंतु कोशिकाएं हैं या पादप कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली ही होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो बकरे का मूत्राशय होता है यह भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अंगूर का जो आवरण होता है ये भी आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। किशमिश का जो आवरण होता है, चने का जो आवरण होता है, गेहूं का जो आवरण होता है, मटर का जो आवरण होता है, मटर के दाने का, ये सब क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चना, मटर आदि का आवरण,
एक तो ये हो गया, सभी जंतु व वनस्पति कोशिका की कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है वीडियो? मैं एक बार और चेक कर लूँ। यस, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हम आपको बता दें, क्या बताने जा रहे हैं? परासरण दाब। क्या बताने जा रहे हैं? उसे परासरण के प्रकार भी से बता देते हैं। परासरण दो प्रकार का होता है, ठीक है? परासरण के प्रकार, परासरण के प्रकार, तो ये दो प्रकार का होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसको भी आपको ध्यान रखना है। नंबर एक, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण, अंतःपरासरण क्या होता है? अंतःपरासरण क्या होता है? अंतःपरासरण वो होता है कि जब अंतःपरासरण में जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर पहुंच जाते हैं, जैसे किशमिश का फूलना। अगर किशमिश को हम पानी में डाल देंगे, अगर किशमिश को हम किसी विलयन में डाल देंगे, तो किशमिश के अंदर की जो लिक्विड होता है उसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है शरबत की अपेक्षा। तो शरबत से जो विलायक के अणु है अर्थात पानी के जो अणु हैं वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे? किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात किशमिश का फूलना अंतःपरासरण का उदाहरण है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ उदाहरण, किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना। और क्या हो सकता है? चने का फूलना, चने का फूलना। और क्या हो सकता है? गेहूं का फूलना आदि। लेकिन एक होता है बाह्य परासरण। क्या होता है? बाह्य परासरण। तो बाह्य परासरण में क्या आ जाएगा आपका? देखिए, बाह्य परासरण, बाह्य परासरण। नीचे दिखाई दे रहा है वीडियो? यस बोलिए, यस। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी और, बाह्य परासरण क्या है? जब किसी में से होकर के विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर यानी बाहर निकल आए। जैसे अंगूर का पिचकना, अंगूर का पिचकना, अंगूर का पिचकना। अगर अंगूर को आप नमक में रख दो, अगर अंगूर को आप नमक में रख दीजिए, तो जो अंगूर का जो विलयन है और जो नमक का जो विलयन है, तो नमक की विलयन की सांद्रता अधिक होती है, अंगूर की विलयन की सांद्रता कम होती है। तो अंगूर से जो विलायक के अणु है वो निकल करके नमक के जलीय विलयन में पहुंच जाएंगे और इस प्रकार से आपका जो है अंगूर पिचक जाता है। तो अंगूर का पिचकना क्या होता है? बाह्य परासरण होता है, ठीक है। और किशमिश का फूलना ये क्या होता है? अंतःपरासरण। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका परासरण की क्रिया क्या है, परासरण कितने प्रकार का होता है। अब इसके बाद परासरण दाब आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट परासरण दाब। इसको देखिएगा ध्यान से। परासरण दाब, परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? देखिए, जैसे आपने दो विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया, तो जो कम सांद्रता का विलयन है उसमें से विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? देखिए रिजल्ट क्या होगा, यह हम बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट ये होगा, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई पात्र है
और इस पात्र में आपने एक अर्धपारगम झिल्ली लगाकर रख दिया है। क्या रख दिया है? अर्धपारगम झिल्ली लगा करके रख दिया है। ठीक है। और इसमें आपने क्या भर रखा है? विलयन भर रखा है, दो प्रकार का। एक ये आपका है जिसको मैं हल्का हल्का दिखा रहा हूँ, एक विलयन आपका ये है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। एक हम मोटे तौर से दिखा रहे हैं, डॉट डॉट ज़्यादा डार्क से दिखा रहे हैं, ये शो कर रहा है कि इसके विलयन, इस विलयन की सांद्रता अधिक है ना। यहाँ पर ये आपका विलयन ए है और ये आपका विलयन बी है। इधर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, विलयन बी है और इसकी सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता C2 है। और यहाँ पर ये भी है, क्या है कि जो C1 है लेस देन C2 से, मतलब विलयन जो B है इसकी सांद्रता अधिक है। तो होगा क्या कि जैसे अर्धपारगम झिल्ली इनके बीच में रख दिए हैं तो इसमें विलयन A से जो विलायक कण है इसमें प्रवेश करेंगे। जब इसमें प्रवेश करेंगे तो जो इसका तल है वो कुछ ऊपर पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? ऊपर, यहाँ तक आ गया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा में अणु आ चुके हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक है लेकिन यहाँ ऊपर बढ़ चुका है, ये बढ़ चुका है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो है इसमें प्रेशर लगाएंगे। क्या करेंगे? इसमें हम प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, और इतना प्रेशर लगाएंगे कि ये परासरण की क्रिया हो ही ना, ये परासरण की क्रिया हो ही ना। ठीक है, यानी एक हम न्यूनतम दाब लगाएंगे, वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना दाब लगा दें कि जो इसका लेवल है इस लेवल के बराबर हो जाए। तो जितना हम यहाँ दाब लगाएंगे तो क्या होगा भाई, अगर मान लीजिए यहाँ पहले से ही, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर ये है इस प्रकार है, ठीक है, और यहाँ तक पानी भरा, इसमें भी भरा हुआ विलयन। अब इसकी सांद्रता ज़्यादा था तो इसमें जा रहा है, लेकिन हम इसके ऊपर से प्रेशर लगा रखे हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगा रखे हैं, तो ये परासरण की क्रिया होगी ही नहीं, परासरण की क्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें हम प्रेशर लगा चुके हैं। तो एक हल्का सा दाब लगाना पड़ता है। अब कहीं हल्का दाब हो सकता है, कहीं ज़्यादा दाब हो सकता है। तो वह न्यूनतम दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, तो वही आपका न्यूनतम दाब क्या हो जाएगा? परासरण दाब कहलाता है। तो इस परिभाषा को हम इस प्रकार शो करेंगे। किस प्रकार शो करेंगे? देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, यहाँ देखिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। ये परासरण दाब की परिभाषा आपकी हो चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, अगर आपको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बार बार आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ी सी मैं और स्पीड कैमरे को अच्छे से, चलिए ठीक है, हो गई आपको परासरण दाब की परिभाषा हो गई। ये परासरण दाब की परिभाषा में है ऐसे किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए परासरण दाब की नियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परासरण दाब के नियम। ये परासरण दाब के नियम हम आपको लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ नंबर 1 है आपका, क्या है?
वांट हाफ नियम, बायल वांट हाफ नियम, ये तो बायल वांट हाफ नियम क्या कहते हैं, इसको देखिए। इसके अनुसार क्या होता है, बायल वांट हाफ नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वह उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात अगर परासरण दाब पाई है और सांद्रता C है तो हम लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल C, ठीक है। ये समीकरण 1 है, जहां पाई बराबर परासरण दाब और C क्या है, आपकी सांद्रता है। क्या है, सांद्रता। इसके बाद आपका आते हैं एक और वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है, क्या नाम है, चार्ल्स वांट हाफ नियम। दूसरा क्या है, चार्ल्स वांट हाफ नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में इस बार सिलेबस दे रखा है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या कहते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, वही यहीं पर वही चीज है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब 1 मिनट भाई, परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है जी। अर्थात ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका परासरण दाब है ये प्रोपोर्शनल होता है T के। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है T के, समानुपाती T के। जहाँ T क्या है आपका, जहाँ T आपका क्या है, परम ताप है, परम ताप। ये समीकरण 2। क्या यहाँ तक जीरो दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। यस दिखाई दे रहा, ठीक है। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, ठीक है, सही है। अब थोड़ी सी आप ध्यान देखिएगा। चलिए अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा C मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल C T। ये समीकरण 1 और 2 से हो गया। तो यहाँ से पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा S C T, जहाँ S क्या है, विलयन का स्थिरांक है। जहाँ S क्या है, विलयन का स्थिरांक, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। S बराबर विलयन स्थिरांक। क्या है, विलयन स्थिरांक। अगर ना दिखाई दे तो हम आपको बोल रहे हैं, इसको नोट करते जाइएगा। S क्या है, विलयन का स्थिरांक है, ठीक है। मैं थोड़ी सी 1 मिनट में थोड़ी सी मोबाइल को और अच्छे से कर दूँ ताकि आपको सब समझ में आए। चलिए ठीक है, आप
समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये पाई बराबर पाई प्रोपोर्शनल सी टी और पाई बराबर क्या हो जाएगा एस सी टी। एस क्या है, विलियन का स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो सी है ये क्या है, सांद्रता है। और सांद्रता को किससे शो कर सकते हैं, बताइए बताइए बताइए, n/v, यानी एकांक आयतन में मोलों की संख्या, 1 लीटर में मोलों की संख्या। तो यहाँ से C बराबर NV हो जाएगा। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर यस n/v और T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई V बराबर NST लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NST हो जाएगा आपका। ये आपका महत्वपूर्ण एक फार्मूला निकल कर के आ चुका है। ठीक है, जहाँ जो S की वैल्यू होती है, यस गैस स्थिरांक की तरह इसकी भी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, और इधर से लिख दो S बराबर क्या हो जाएगा आपकी, इसकी वैल्यू होता है 0.0821। ठीक है, लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल प्रति मोल और प्रति डिग्री। और अच्छे से लिखो, यहाँ मोल लिखो, यहाँ डिग्री लिखो। ठीक है, अब इस समीकरण को हम जो है एक 3 कर सकते हैं। ये हमारे पास समीकरण 3 है। अब इस समीकरण 3 से यदि हम जो इसमें विलेय बोला गया है, अगर वो W ग्राम हो, अगर विलेय का भार W ग्राम हो और उसका अणुभार m हो, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, नोट करके हम लिखेंगे यहाँ पर, और यहीं से आपको ये लास्ट हो जाएगा। नोट लिखिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, यदि विलेय बराबर W ग्राम और विलेय का अणुभार बराबर m हो तो क्या हो जाएगा, बताइए। n की जगह वैल्यू रखना है ना। तो यहाँ से पाई v, यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, W/m, और यहाँ ST। यहाँ से m अगर निकालना है तो m बराबर क्या हो जाएगा, WST ऊपर रहेगा, नीचे आपको पाई आ जाएगा और v आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका ये निकल आएगा। किसी भी विलेय का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी विलेय का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। या यहाँ विलेय का अणुभार है, W आपका ग्राम में मात्रा है विलेय की, यस आपका विलयन स्थिरांक है, T परम ताप है, पाई परासरण ताप है, और ये B जो लिखा है ये विलयन का आयतन। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, दिल से आप शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको अधिक से अधिक और प्रमोट होकर के, उत्साहित होकर आप सबको पढ़ा सकें। कल अभी एक टॉपिक इसका और बचा हुआ है, वानठगुणक, उसको भी हम बताएंगे। इसके बाद हम फिर आपके अगले चैप्टर में, जो कि विद्युत अपघट्ट तमाम इस प्रकार के हैं, कप्पा वगैरह है ना, इनको बताएंगे। तो आज का इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आज हम रात में 350 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, क्योंकि बस 2 ही कमी है, पूरा कर दीजिए। हम भी खुश, आप भी खुश। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।